राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जेट इंजन और MQ-9 ड्रोन डील पर चर्चा होने की संभावना है। देखिए, TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया पहला बड़ा मुद्दा क्या होगा, चीन का, और दूसरा बड़ा मुद्दा रवि, यह भी बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, जेट इंजन की हम बात कर रहे हैं तो भारत में जेट इंजन का निर्माण 80% तकनीक भी ट्रांसफर होगी। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसके लिए भारत हमेशा देखता रहा, और GF414 इंजन का निर्माण होगा। फाइटर जेट की तादाद भी बढ़ेगी समीर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिहाज से अगर देखें तो। बिल्कुल सही बात है, और MQ-9 ड्रोन का भी यहां पर जिक्र करना होगा। भारत को MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन मिलेंगे। कुल 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन देगा अमेरिका। 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता होती है इनकी। बॉर्डर की निगरानी करेगा प्रीडेटर ड्रोन, और इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हमारे पास हैं, वो जरा हम अपने दर्शकों को रवि बता देते हैं, ताकि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की खासियत तो हम समझ लें और उसके बाद क्या होने वाला है इस पर हम आएंगे। मैं चाहूंगा जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की जो खासियतें हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में जरा बताया जाए, ताकि हम उस पर अपने मेहमानों से चर्चा कर सके। इसे किलर ड्रोन कहा जाता है। किलर ड्रोन नाम से ही यह कितना खतरनाक है इसका अंदाजा लगता है। ओसामा पर नजर रखने में इसका इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, और वो मिशन कितना कामयाब रहा था यह दुनिया को बताने की जरूरत तो है नहीं। आतंकी अल जवाहिरी को ढेर किया किसने? इसी किलर ड्रोन ने। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी, उन्हें मार दिया गया था, टारगेटेड अटैक किया गया था उनके ऊपर, उसमें भी MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन इस्तेमाल किया गया। और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में इनकी तैनाती की गई, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तैनाती की गई MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स की। और यह है किलर ड्रोन की खासियत। इराक युद्ध में भी अमेरिका को इन ड्रोन्स ने बढ़त दिलाई थी। सीरिया, सोमालिया, यमन और लीबिया में इनकी तैनाती की गई थी। और ऐसे में जब ये किलर ड्रोन्स हमें हासिल होंगे, भारत को हासिल होंगे, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। SVP सिंह साहब, आपसे बेहतर कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। ये किलर ड्रोन्स हमारे लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और क्या ये डील डन मानी जाए? सबसे पहले डील तो डन है जी। इंट्रिकेसीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बातचीत चल रही है अभी डील को फाइनलाइज करने के लिए उन कदमों में है। हाँ। प्रेडेटर ड्रोन जो है, किलर ड्रोन बहुत ही कामयाब आपने कवर कर दिया, कितने देशों में इस्तेमाल किया है, और असली टारगेट जो आपको चाहिए उसको चुन चुन के आप मार सकते हो। हाँ। चीन को इसके ऊपर डर है ज़रूर, उसकी इंड्योरेंस और उसकी आर्मामेंट जो इस्तेमाल करता है बहुत खूब। पर एट द सेम टाइम मैं बता रहा हूँ आपको कि 2035 में अमेरिका की मिलिट्री इसको बंद कर रही है प्रोडक्शन अपने लिए। अच्छा। और दूसरा ड्रोन बनाएंगे तो उससे 2035 में, लेकिन 2035 आज से 12 साल पहले। बट वो हमारे फोर्स लेवल की कैपेबिलिटी में नथिंग टू टेक अवे। पर एक चीज़ और मैं कवर करना चाहता हूँ, जेट इंजन्स की भी हमने बात की है, और इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं सही ना हूँ, पर मेरी जो अपनी नॉलेज है कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में GF41 का जो इंजन है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन में अभी एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा आगे कदम बढ़ाने हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में 80% का कोई ऐसी खबर नहीं है। और इसको मैं कंपेयर करना चाहूँगा, इंडो फ्रांस डील है जो उसके अंदर हमारे को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, और उसमें भी परसेंटेज क्या है, क्यों नहीं, क्योंकि कम्युनिके नहीं हुआ था, वो भी एग्रीमेंट बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ 50, 60 या 70% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी फ्रांस से हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। हालांकि सर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत आसान प्रक्रिया नहीं होती है, और बहुत सारे देशों की बहुत सारी अपनी अपनी आशंकाएं होती हैं। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, वो भी हम दर्शकों को बता दें। पीएम मोदी 15 द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका समेत 15 देशों के साथ बैठक होगी। आज मॉरिशस, बांग्लादेश के नेताओं के साथ चर्चा होगी। कल ब्रिटेन, जापान, जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक होगी। G20 के अलावा अलग अलग नेताओं के साथ ये मुलाकातें होंगी, ये चर्चा होगी। तो इसकी अपनी एक
अहमियत है, अपनी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर ये 1-to-1 बातचीत होती है तो इसमें बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर। समीर, बिल्कुल, अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात होंगी, बायलैटरल टॉक्स होंगी और इनसे बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। निनाद सेठ साहब, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट की, उसकी भी मुझे लगता है बात जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से आसियान समिट में वो जकार्ता गए, ईस्ट एशिया समिट में उन्होंने हिस्सा लिया और उनके लिए बाकायदा समिट का स्केड्यूल जो है वो बदला गया, उसमें परिवर्तन किया गया। वो वापस आते हैं और एक के बाद एक बैक टू बैक तमाम मीटिंग्स होंगी G20 समिट को, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं भारत जैसे देश के लिए, जिसमें आज की तारीख में पर्याप्त संभावनाएं पूरी दुनिया को नजर आ रही? देखिए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग पॉलिटिकल कैपिटल। जब प्रधानमंत्री जब सबसे हाई लेवल पे इतना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट होता है तो दुनिया सोचती है कि भाई आप इंडिया पे भरोसा कर सकते हैं। ब्रांड भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो ज़मीन पे भी, जैसे GST हुआ, ज़मीन पे जो रिफॉर्म्स होते हैं उससे एक तरह से रनवे बनता है जिसपे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, और उसको लैंड करने के लिए, उसको दिशा दिखाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, मैं कहूँगा वो G20 के शेरपा वगैरह ने किया। प्रधानमंत्री की जो भूमिका सबसे बड़ी है वो है कि आज भारत तैयार है वर्ल्ड की लीडरशिप लेने के लिए, और ये आसान नहीं होता। आप ये ना भूलें कि 10-15 साल पहले तक भी ये भारत को सीरियसली नहीं लिया जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू टेक द चार्ज ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। अब ये लीडरशिप की का पूरा फॉर्मेशन कैसा है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, 15 बैठकें होनी है द्विपक्षीय, इसकी रूपरेखा क्या होगी? क्या इसके एजेंडे के बारे में कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि कई सारे देश हैं, छोटे और बड़े देश, जिनके नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत होनी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री का अगले 3 दिन में 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बायलैटरल मीटिंग होनी है, जिसमें से आज जो है उनकी मीटिंग 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से होगी। एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से, दूसरा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से, और फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी। अहम बात यह है कि अमूमन जो आप बायलैटरल मीटिंग देखते थे कि दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हो रहा है, उसकी जगह पर अब G20 को देखते हुए ये तीनों बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री आवास में होनी है। वहीं दूसरी तरफ 9 तारीख यानी कि कल जब G20 सम्मेलन शुरू होगा, हम सब जानते हैं कि G20 सम्मेलन में 2 सत्र होने हैं। इन दोनों सत्रों के अलावा प्रधानमंत्री कल और उसके अगले दिन यानी 10 को, इन दोनों दिनों को मिलाकर कुल 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ अलग अलग बायलैटरल मीटिंग करेंगे। अब देखिए, जहां तक एजेंडे का सवाल है, हर देश के साथ जो स्पेसिफिक भारत के रिलेशन है उनको किस तरह से आगे लेकर जाना है, कई जगह पर कई अहम समझौते होते हुए आप देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्या समझौते होंगे उस पर नजर रहेगी। अमिताभ सर, जल्दी से एक सवाल जो रह गया था इन मीटिंग्स को लेकर, और जो लाइन निनाद सर ने कही कि लीडरशिप के लिए, ग्लोबल लीडरशिप के लिए, वर्ल्ड लीडरशिप के लिए इंडिया तैयार। एक समय था दुनिया को डेवलप और डेवलपिंग, थर्ड वर्ल्ड जैसी कंट्रीज में बांटा गया था। जो बड़े देश हैं भारत को साझेदार, पार्टनर, फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं, तो फिर लीडर के रूप में भारत को इस वक्त कौन देख रहा है? ये G20 की जो मीटिंग है, कौन से ऐसे देश हैं दुनिया के जो मेंबर नहीं भी हैं, तब भी उनकी नजर है कि ये एक देश है जो उभर रहा है और इसकी लीडरशिप में हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, 90 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, भारत या दुनिया के वैसे देश जो सोशलिस्ट कैंप में थे, उनको लीडरशिप की क्राइसिस थी, क्योंकि वो उस समय समझ नहीं पा रहे थे किस तरफ जाएंगे। अब वो स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तनाव है, ग्लोबल साउथ देख रहा है, ग्लोबल नॉर्थ की ये लड़ाई है, हम उसमें बेकार फंस गए हैं। भारत ऐसे समय में, और ये कोइंसिडेंस भी है, एक संयोग भी है कि भारत इस समय G20 होस्ट कर रहा है और वो लीडरशिप के लिए तैयार है। भारत एक सशक्त देश के रूप में उभरा है। चीन के साथ अगर इकोनॉमी में भी देखें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में हम चीन से आगे बढ़ गए हैं। तो भारत एक पॉइज्ड है, हम कहें कि टेक ऑफ करने के लिए उस नहीं तो ग्लोबल साउथ के लीडरशिप के लिए। इन वन वर्ड सर, किसको रिप्रेजेंट करेगा उस लीडरशिप के पूरे एरे में? उसमें जब भारत खड़ा रहेगा, यानी टॉप 3 कंट्रीज मान ले, उनमें भारत किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ग्लोबल मैप पे? ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ग्लोबल साउथ की आवाज होगी, और ये कस्प पे होगा, एक मुहाने पे होगा, जब हम डेवलप और डेवलपिंग के बीच के दरवाजे पे खड़े हैं, कि हम नॉक कर रहे हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में कि देखो हम आने वाले हैं, अब रास्ता दो। वो पुरानी दुनिया नहीं रही जब G7 चलता था, अब G20 चलेगा, और हो सकता है ऐसा मंच डेवलपिंग कंट्रीज का भी बन जाए जो पहले ऑनलाइन मूवमेंट। ठीक है, और इसीलिए देखिए भारत जो है वो दुनिया को आज की तारीख में एक बड़ा मंत्र देता हुआ नजर आ रहा है, और वो मंत्र क्या है? वो G20 समिट का मोटो भी है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।